क्या तुमने कल ओओ को देखा था? वो वाकई कमाल था ना? मेरे दोस्त ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, टिल्ड आजकल हर कोई ओओ को ही ओओ कर रहा है। चारों तरफ बस उसी का नाम है। ठीक तभी जाम के बीच एक गाड़ी बहुत ही गलत तरीके से हमारे बगल से निकलने की कोशिश करने लगी। खिड़की का कांच नीचे गिराकर मैं चिल्ला उठा, अबे हरामजादे, क्या तू ठीक से गाड़ी नहीं चलाएगा? गाड़ी झटपट निकल गई। दोस्त ने तब हैरान होकर दूसरी बात छेड़ दी, ओ सच में? क्या वह ओ था? मैं ठहाके मारकर हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ। अबे, तुझे उस बेवकूफ की शक्ल देखनी चाहिए थी, पता है। दोस्त ने भी हंसते हुए साथ दिया, वो तो हक्का बक्का रह गया था। मैंने थोड़े ऊंचे और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, अगर मैं उससे फिर से अपनी सैलरी बढ़ाने को कहूँ तो मुझे यकीन है कि वो कर देगा, समझे? धत्त तेरी, पता नहीं क्या क्या। बातों के बीच हमारी नजर सड़क के किनारे गई। झुंझलाते हुए मैंने कहा, अरे ये इलाका तो बिल्कुल बेकार है। वो जो भिखारी घूम रहा है ना, वो भी कितना अजीब लग रहा है। अचानक मेरा फोन बज उठा। दूसरी तरफ छोटा भाई था। उसकी फरमाइश सुनकर मेरा पारा एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं चिल्लाकर बोला, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे एक फोटो भेजूं? ऐसा हरामजादा कहाँ मिलता है जो अपने बड़े भाई से अपने छोटे मोटे काम करवाता है? मार खाना चाहता है क्या? हाँ। फोन काटकर मैं बड़बड़ाने लगा। चारों ओर बस फुसफुसाहट हो रही थी, अस्पष्ट और अबूझ, जैसे हवा के कणों में घुली हुई हो। मैंने आंखें खोली पर सब धुंधला था। मैं अपने आप में ही बड़बड़ा उठा, मैं दुनिया के आखिर किस कोने में हूँ? पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। यहाँ का माहौल बड़ा ही अजीब है। नाक में एक तीखी हवा चुभ रही है, जिससे सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। ऊपर से रह रहकर कानों में पर्दे फाड़ देने वाली विकराल आवाजें गूंज रही हैं, जैसे हो। मैंने अपनी यादें टटोलने की कोशिश की। नहीं, ये मेरा जाना पहचाना रास्ता नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, यकीनन यह जगह वो अच्छा राज्य नहीं है जहां मैं रहा करता था। वे शांत पहाड़, वो सुकून भरी सुबह और वे जाने पहचाने चेहरे कहाँ खो गए? डर के मारे मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। यह जगह कहाँ है, इसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है। पहले तो लगा कि शायद कोई बुरा सपना देख रहा हूँ, पर पल भर में ही ये वहम टूट गया। ये कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा है वो एकदम साफ है। यहाँ की पथरीली जमीन, वो रूखा आसमान और आग की तरह तपते धूल के कण, सब कुछ बिल्कुल वास्तविक है। अचानक फिर वही आवाज आई, इस बार बहुत करीब से। फुसफुसाहट। मैं पत्थर की तरह सुन्न होकर खड़ा रह गया। ये क्या? वो यहाँ क्यों है? मेरे चारों ओर की दुनिया जैसे एक बार फिर डोलने लगी। वे रहस्यमयी आवाजें जैसे और तेज होकर मेरा मजाक उड़ाने लगी। फुसफुसाहट। फिर भी मेरे कानों में वे पुरानी चीखें गूंज रही हैं। मैंने थकी हुई आवाज में बुदबुदाया, उफ, बहुत ज्यादा शोर है। ये कोलाहल बाहर का नहीं, बल्कि मेरी यादों के भीतर चल रहे हजारों युद्धों का शोर है। सदियों से लोग मुझे एक ही नाम से जानते हैं, अग्नि सम्राट। लोक कथाएं कहती हैं कि महान राजा यमराज जिसे उस नाम से पुकारेंगे, उसकी मृत्यु निश्चित है। मेरा क्रोध अग्नि की तरह भयंकर था। शायद इसीलिए जिन्होंने मेरा सामना किया, वे मुझे अग्नि सम्राट कहने से पीछे नहीं हटे। मेरे हृदय में कोई दया नहीं थी, आंखों में आंसू तो बहुत दूर की बात है। युद्ध के मैदान में मैं एक अजेय दानव था। एक समय ऐसा आया जब मैंने इंसान का रूप तो धारण किया, लेकिन मेरी अवस्था अब मानवीय नहीं रह गई थी। दया, मोह या प्रेम, सब मेरे लिए अर्थहीन हो चुके थे। इतिहास गवाह है कि जहां जहां से मैं गुजरा, वहां केवल चीखें और खून की दुर्गंध ही शेष रह गईं। साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े योद्धा भी मेरे पदचिन्हों पर चलने का साहस नहीं करते थे, क्योंकि मैं स्वयं मृत्यु का देवता था। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के जुनून में मैंने प्रलय मचा दिया। मैंने अपने ही गुट के अंधकार में मार्ग मुरिम के एकमात्र नेता की हत्या कर दी। यही नहीं, जिस शक्ति के सामने पूरी दुनिया कांपती थी, उस गहराई से जुड़े स्वर्गीय दानव संप्रदाय के नेता को भी मैंने अपने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। इन विनाश और विजय की लगातार घटनाओं के माध्यम से मैं धार्मिक या अधार्मिक के भेद के बिना सभी मार्शल आर्टिस्टों के बीच सर्वश्रेष्ठ के रूप में पूजा जाने लगा। दुनिया के हर कोने में मुझे मार्शल आर्ट्स के ईश्वर के रूप में पहचान मिली। परंतु आज इस एकांत में खड़े होकर मेरे अतीत के दिन अब एक सपने जैसे लगते हैं। जब तलवारों की चमक और खून की धारा ही मेरा रोज का जीवन थी, तब मैं सोचता था कि मेरा जीवन कभी रक्तपात और हिंसा से मुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन आज मैं वो अग्नि सम्राट नहीं, बल्कि केवल एक अकेला राही हूँ, जो अपने पीछे छूटे हुए उस रक्त रंजित रास्ते को देखकर दंग रह जाता है।
सी दोपहर में मैंने जंगली फूलों का एक गुच्छा हाथ में लिया और उनकी ओर देखा। बड़े चाव से मुस्कुराते हुए मैंने कहा, महाशय, इसे देखिए, सुंदर है ना? उन्होंने गंभीरता से फूलों की ओर देखा और फिर नजरें फेर लीं। उदासीन स्वर में बोले, मुझे नहीं पता, चारों ओर बिखरे हुए इन जंगली फूलों में तुम्हें क्या सुंदरता नजर आती है? मैंने थोड़ा चिढ़कर मुंह बनाया। हूँ, छी, आप तो आनंद जैसी चीज क्या होती है यही नहीं जानते महाशय। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़कर मेरी ओर देखा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। आनंद वो एहसास है जब आपके पास कुछ खास न होने पर भी आप खुशी से झूम उठते हैं और मुस्कुराते हैं। मैंने रुककर फिर कहा, एक दिन आपको भी इसका एहसास होगा, है ना? तब तक मैं अपनी खुशियां आपके साथ बांटती रहूंगी। समय बीतता गया। उस कठोर हृदय के व्यक्ति में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक दिन उन्होंने खुद स्वीकार किया, तुमसे मिलने के बाद मैं एक ऐसा इंसान बन गया हूँ जो रो और हंस सकता है। किसे पता था कि ऐसे उथल पुथल भरे जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आनंद होगा। लेकिन जीवन की नियति बड़ी विचित्र है। आज वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। उनकी उस प्राप्ति को देखकर आज मैं दुविधा में हूँ। मैंने मन ही मन सोचा, अब जब उन्हें अपनी खुशी मिल गई है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे जीवन में अपनी खुशी खुद ढूंढनी चाहिए? मैंने और गहराई से सोचा, रोने और हंसने के मामले में मुझे इतना ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, है ना? जिस आवेग में मैं कभी बह जाया करती थी, आज वहाँ एक अजीब सी शांति है। क्या यही है वो सुखद जीवन? अचानक हृदय की गहराइयों में एक परम ज्योति का अनुभव हुआ। चारों ओर की दुनिया जादुई हो गई। विस्मय में मेरे मुंह से निकला, आह, क्या इसे ही अमरत्व का आरोहण कहते हैं? सांसारिक मोह और भावनाओं से ऊपर उठकर यह जैसे एक परम ज्ञान की प्राप्ति थी। उन साधारण जंगली फूलों से शुरू हुआ यह सफर आज मुझे स्वर्ग के द्वार तक ले आया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद देवता बनना और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना, शायद यही जीवन की अंतिम सार्थकता है। धुंध से घिरे एक उजाड़ इलाके में खड़े होकर मैं उलझन में चारों ओर देख रहा हूँ। मन ही मन मैंने सोचा, कहाँ, क्या मैं? यादें धुंधली हो रही हैं। मैंने धीमी आवाज में खुद से सवाल किया, क्या मैं अमरत्व प्राप्त करने के मार्ग पर नहीं था? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं अनजाने में ही किसी भ्रम का शिकार हो गया हूँ। सिर चकरा रहा है, लेकिन यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। खैर, मुझे जल्दी वापस लौटना चाहिए। क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? मुझे पहले यहाँ से बाहर निकलकर स्थिति की जांच करनी चाहिए। तभी कान में लगे रेडियो से हेडक्वार्टर की भारी आवाज गूंजी, टीम अल्फा, तुरंत गेट A0128-109 से प्रवेश करें। यदि आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत सूचित करें। सुरक्षित वापसी के लक्ष्य के साथ अपना अवलोकन अभियान जारी रखें। शुभकामनाएं। गेट के भीतर कदम रखते ही रोंगटे खड़े हो गए। सब कुछ एकदम खामोश था। मैंने बुदबुदाते हुए कहा, इसे तो एक ए श्रेणी का गेट होना चाहिए था। लेकिन क्या यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति नहीं है? मेरे बगल में खड़े एक जूनियर कैडेट को घबराता देख सीनियर ऑफिसर गरज उठे, अबे हरामजादे, क्या तू थ्योरी क्लास में सो गया था? एक क्लास डंजन में ऐसे दानव होते हैं जिनकी बुद्धिमत्ता बाकियों से कहीं ज्यादा होती है। ऑफिसर की आंखों में पुरानी दहशत साफ दिख रही थी। वे कहने लगे, उस घटना के 5 साल बाद, जब ऐसी ही स्थिति के कारण टीम 0 का प्रतिरोध टूट गया था, वे गेट की गहराई में जमा हुए दानवों के एक झुंड के सामने आ गए और पूरी तरह खत्म हो गए। तभी कंट्रोल रूम से घबराहट भरी आवाजें आने लगी, टीम 0, तुरंत जवाब दो। टीम 0, अपनी स्थिति बताओ। कुछ पल का सन्नाटा छा गया। फिर दूसरी तरफ से एक कमजोर और कांपती हुई आवाज आई, अहम, मुझे खेद है, मैं। अचानक ऑफिसर ने मेरा मुंह दबोच लिया। कान में फुसफुसाते हुए बोले, शशश, हिलना मत। अपनी आंखों के सामने एक विशाल दानव देख मेरा खून जम गया। मैंने बुदबुदाते हुए कहा, धत, मुझे तो इसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ, तो ये यहाँ कब आया? एक ए श्रेणी का दानव इस तरह छिपा था जैसे वो मर गया हो। टीम अल्फा के सदस्यों में चीख पुकार मच गई। टीम लीडर, UHK, दल नेता। स्थिति हाथ से बाहर जाते देख मैं चिल्ला उठा, लानत है, सब पीछे हटो, मैं किसी तरह इसे यहीं रोक लूंगा। कुछ समय बाद धूल के बादल छटे और वॉकी टॉकी पर रिपोर्ट दी गई, यह टीम अल्फा है। गुफा के भीतर ए श्रेणी के साइक्लॉप्स और बी श्रेणी के जादुई जानवरों के कई शव मिले हैं। वर्तमान में द्वार के भीतर मौजूद सभी उच्च स्तरीय दानवों का सफाया कर दिया गया है। अब हमारी जांच पूरी होने के बाद मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। टीम लीडर, ब्रीफिंग समाप्त हुई। हेडक्वार्टर से दल नेता बेक्यूनहो ने जवाब दिया, समझ गया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके मन में शंका बनी रही।
क्या ऐसा हो सकता है कि इन दानवों के बीच कोई आंतरिक दुश्मनी थी? भले ही ऐसा हो, केवल उन निम्न स्तरीय जादुई जानवरों द्वारा एक साइक्लॉप्स का इस तरह घायल होना असंभव है। जांच अधिकारी ने कहा, तो हमारे अलावा शायद किसी और गिल्ड की नजर भी इस जगह पर थी। आजकल क्या हर गिल्ड उच्च स्तरीय द्वारों को निशाना नहीं बना रही है? यूनहो ने खिड़की के बाहर देखते हुए सोचा। मैं हैरान हूँ, क्या दक्षिण कोरिया में ऐसा कोई गिल्ड है जो किसी की नजरों में आए बिना इस तरह के ए क्लास डंजन को खत्म कर सके? दूसरी ओर मैं एक अजीब अनुभव से गुजर रहा था। मन ही मन मैंने सोचा, मैं फिर से कहाँ हूँ? कुछ नए बोध प्राप्त करने के बाद जब मैंने आंखें खोली, मैं एक ऐसी गुफा में था जहाँ दानव घूम रहे थे। एक अविश्वसनीय शक्ति से मैंने उन्हें परास्त कर दिया। मैं सोचकर हैरान हूँ कि जिन दानवों को मैं सिर्फ एक घूंसे में धराशायी कर सकता था, वे क्यों इतनी दृढ़ता के साथ मेरी ओर झपटते थे। किसी तरह उस गुफा से बाहर निकलते ही मेरे सामने एक भयानक मंजर था। क्या इस मलबे के बीच कुछ है? मैं फिर से एक पूरी तरह से अनजान जगह पर आ गया हूँ। मुझे सिर्फ धूल ढही हुई इमारतें और सफेद हड्डियां दिख रही हैं। मुझे जीवन या हलचल का कोई संकेत महसूस नहीं हो रहा है। अचानक मुझे हवा में एक पुरानी शक्ति का आभास हुआ। घृणा के साथ मैंने कहा, वे घटिया जादूगर। अतीत में मुझे स्वर्गीय दानव उपासक पंथ के कट्टरपंथियों का सामना करना पड़ा था। उन जादूगरों ने वह जादू इस्तेमाल करने की कोशिश की थी जिसे जादूगर समाज में प्रतिबंधित माना जाता है। उस समय मैंने जो शक्ति महसूस की थी, अब ये अजीब तरह से वैसी ही है। मैंने निर्णय लिया, हालांकि मेरी वर्तमान सत्ता इस अबूझ जादू को मिटा सकती है, लेकिन मैं किसी अनजान जगह पर जल्दबाजी में अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। मुझे पहले यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। मैं उस दिशा में जाने की कोशिश करूंगा जहाँ मुझे ये दूषित ऊर्जा सबसे कम महसूस होगी। शहर के एक साधारण रेस्तरां यांगचुंगाक में टेलीविजन पर समाचार चल रहा था। कोरियन अवेकनर्स एसोसिएशन ने हालिया गेट की घटना पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। अमेरिका और चीन में जहां लेवल 0 अवेकनर्स हैं, वहां इस गेट को लेकर चर्चा चल रही है। रेस्तरां के मालिक मुस्कुराते हुए खाना लाए। हमारे ब्लैक बीन नूडल्स कब परोसे जाएंगे? हाँ टिल्ड, ये आ गया टिल्ड। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट लिम सोयुंग से कहा, आपके भोजन का आनंद लें। वहीं बेक यूनहो थके हुए शरीर के साथ बैठे थे। मालिक ने उन्हें देखकर कहा, अरे तुम यहाँ आखिरी बार आने के बाद तो बहुत दिन हो गए, है ना? हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या तुम ठीक हो? यूनहो ने गहरी सांस ली और कहा, नमस्ते, कृपया मुझे एक कटोरा ब्लैक बीन नूडल्स दें। क्या तुमने खबर देखी? मृत्यु के देश में एक और प्रवेश द्वार दिखाई दिया है। उस गेट के विशेष अधिकारों को लेकर गिल्डों के बीच के झगड़ों को सुलझाने में हमारी जान पर बनाई है टिल्ड। नूडल्स के कटोरे में चम्मच घुमाते हुए उन्होंने अफसोस जताया, चूंकि हर कोई द्वार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। हर कोई जादुई पत्थरों को हासिल करने के लिए बेताब है और आजकल द्वार के भीतर दुर्घटनाओं की संख्या भी काफी बढ़ गई है। इस तरह के भीतर टीवी की खबरों के शोर के बीच मालिक यूसुनते ने एक गहरी सांस ली और कहा, सही कहा ना? आजकल कुछ ज्यादा ही गेट सामने आ रहे हैं, है ना? बेक यूनहो की ओर देखते हुए उन्होंने आगे कहा, हाँ, यह वाकई हमें बर्बाद कर रहा है। सुनते साहब काउंटर का सहारा लेकर कहने लगे, वैसे हमारे जैसे लोगों के लिए जादुई पत्थरों की सप्लाई बढ़ने से उनकी कीमत गिरना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जादुई जानवरों का लगातार दिखना डरावना है। और ऐसा लगता है कि गेट्स खुलने की वजह से हमारे ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे समय में तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता, है ना? बाहर यांगचुंगाक रेस्तरां की डिलीवरी बाइक खड़ी थी, जिन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, 24 घंटे डिलीवरी सेवा उपलब्ध। अचानक किचन की तरफ से एक कर्मचारी चिल्ला उठा, धत तेरे की, मैं अब इस तरह और नहीं जी सकता। एक और गेट खुल गया है। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनते साहब घबराकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। अरे, यहाँ अभी भी ग्राहक बैठे हैं, इसलिए शांत हो जाओ। इसीलिए तो मैंने पिछली बार तुम्हारी प्रति घंटे की मजदूरी दोगुनी कर दी थी। लेकिन वह कर्मचारी रुकने वाला नहीं था। उसने आक्रामक होकर कहा, ओह सच में? क्या आपको लगता है कि मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्योंकि मैं अब ये और नहीं कर सकता, या तो मेरी तनख्वाह बढ़ाइए या फिर अपने इस काम के लिए कोई नया बंदा ढूंढ लीजिए। सुनते साहब ने बेबसी से कहा, तुम अचानक ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा मत करो और मेरी स्थिति के बारे में तो सोचो। कर्मचारी गाली देते हुए बोला, साले, क्या तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही? या तो मेरी सैलरी बढ़ा, क्योंकि मैं अपनी जान दांव पर लगा रहा हूँ, या फिर किसी नए को काम पर रख। मामला संभालने के लिए सुनते साहब ने यूनहो की ओर देखा और कहा, ओह, अब याद आया, हायंग के आने का समय तो हो ही गया है ना? तुम जाकर उसे ले क्यों नहीं आते?
यूनहो ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, अभी समय नहीं हुआ है। नहीं, देरी न हो, इसलिए तुम्हें अभी निकलना चाहिए। मालिक की जिद पर यूनहो खड़े हो गए। ठीक है, मैं समझ गया, मैं उसे लेकर आता हूँ। यूनहो के जाने के बाद सुनते साहब बड़बड़ाने लगे। इन गेट्स की वजह से लोग डरे हुए हैं और ज्यादातर निवासी ये इलाका छोड़ रहे हैं। इसीलिए एक भी कर्मचारी मिलना मुश्किल हो गया है और ये बदमाश और भी ज्यादा नखरे कर रहा है। आखिरकार मैं यहाँ सेटल हुआ हूँ तो अपनी मर्जी से छोड़ भी नहीं सकता। यहाँ कोई अच्छा डिलीवरी वाला क्यों नहीं मिलता? सड़क पर चलते हुए यूनहो आसपास का जायजा ले रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं जहाँ रहा हूँ ये उससे यकीनन अलग है, लेकिन कुछ समानताएं भी हैं। यहाँ भी कुछ लोग आंतरिक शक्ति, इंटरनल पावर से भरपूर हैं। खासकर वो छोटी बच्ची। यूनहो की नजर दूर खेल रही हायंग पर गई। वे हैरान रह गए। उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो उसे दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती है। अगर उसके पास इतनी शुद्ध शक्ति है, तो क्या वो बच्ची कुछ जानती है? अचानक बिना किसी चेतावनी के आसमान काला पड़ गया। एक अजीब और तेज हवा चलने लगी। हायंग चिल्ला उठी, क्या? ये कैसी हवा है? हवा के झोंके से उसके बालों का बैंड उड़ गया। आहक, मेरा हेडबैंड! पास खड़े एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। क्या? हायंग, तुम्हारा इस तरह दौड़ना खतरनाक है। लेकिन हायंग ने नहीं सुना। वह बैंड के पीछे भागते हुए बोली, नहीं, ये मेरा गिफ्ट है जो पापा ने मेरे लिए खरीदा था। ठीक उसी पल यूनहो की इंद्रियां सतर्क हो गईं। उन्हें खतरे की बू आ गई। उफ, आखिरकार समझ गया। हवा का वेग असामान्य रूप से बढ़ गया। हायंग डर के मारे रोते हुए पुकारने लगी, माँ टिल्ड। दूर से बेक यूनहो और हायंग की माँ एक साथ चिल्ला उठे, हाँ हायंग। सड़क के उस मोड़ पर वो खौफनाक पल बीतने के बाद हायंग की माँ चीख उठी, हाँ हायंग। कांगसो ने बड़ी ममता से बच्ची को संभालते हुए शांत स्वर में कहा, वो बहुत खतरनाक था। क्या तुम ठीक हो? चलो। खतरे के मुंह से बाहर आते ही हायंग अपनी माँ से लिपटकर सुबक उठी, मामा। माँ ने दोनों हाथों से बेटी को गले लगा लिया और कांगसो की ओर भीगी आंखों से देखते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं जानती कि आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगी। कांगसो थोड़े बेरुखे लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। यह जानकर तसल्ली हुई कि बच्ची सुरक्षित है। दरअसल उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके हायंग के शरीर की नसों को इस तरह नियंत्रित कर दिया था कि उसे कोई गंभीर चोट या सदमा न लगे। हायंग की माँ ने फिर भी चिंतित स्वर में पूछा, क्या आपको चोट तो नहीं लगी? चूंकि हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, तो क्यों ना हम साथ में अस्पताल चलें? कांगसो ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक उसी समय उनके भूखे पेट से एक तेज आवाज आई, GROOOWL। लंबा सफर और थकान की वजह से उनका शरीर अब जवाब दे रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, सोचकर देखूं तो इस दुनिया में आने से ठीक पहले वो डंपलिंग ही मेरा आखिरी खाना था। नन्ही हायंग सब समझ गई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कांगसो का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, महाशय, महाशय, मेरे पापा एक शेफ हैं। चलिए हमारे साथ खाना खाने चलिए। हायंग की माँ ने भी आग्रह किया। हाँ, चलिए, जैसा हायंग ने कहा। जाने से पहले कम से कम कुछ खा तो लीजिए। आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं कम से कम आपको एक वक्त का खाना खिलाना चाहती हूँ। कांगसो ने विनम्रता से कहना चाहा। आह, ठीक है, ये तो मेरा फर्ज था, जो मुझे करना ही चाहिए था। ये मैंने किसी इनाम के लिए नहीं किया, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हायंग की मासूम मुस्कान के आगे वे हार गए। दूर कहीं एक कौवा कांव कांव कर उठा और हायंग की मीठी हंसी ने कांगसो का दिल जीत लिया। वे आखिरकार मान गए, तो ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा। घर पहुंचते ही हायंग के पिता सब सुनकर दंग रह गए। क्या? हायंग लगभग गाड़ी की चपेट में आने ही वाली थी। हायंग, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या हम अभी अस्पताल चलें? हायंग की माँ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हायंग ठीक है। इस भले आदमी ने उसे बचाया है। मैं इन्हें खाना खिलाना चाहती थी, इसलिए यहाँ ले आई हूँ। हायंग के पिता अब गहरी कृतज्ञता के साथ कांगसो की ओर मुड़े। एक अनजान अजनबी के प्रति उनके मन में सम्मान और प्यार उमड़ पड़ा। हायंग के पिता सब सुनकर दंग रह गए। उन्होंने गहरी कृतज्ञता के साथ कहा, क्या? ओह, हमारी हायंग को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं, ये मेरी तरफ से दावत होगी, इसलिए कृपया अंदर आइए। कांगसो ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, शुक्रिया। तभी नन्ही हायंग ने कांगसो के धूल भरे कपड़ों की ओर इशारा करते हुए बड़े रौब से कहा, महाशय,
पापा ने कहा है कि खाना खाते समय गंदा नहीं रहना चाहिए। हायंग के पिता थोड़े शर्मिंदा होकर मुस्कुराए। हाँ हायंग, आहा हा, जब तक मैं आपके लिए खाना तैयार करता हूँ, क्या आप हाथ मुंह धो लेंगे? अगर आपको कोई आपत्ति न हो। उन्होंने अलमारी से कपड़ों की एक जोड़ी निकाल कर दी। यहाँ कुछ कपड़े हैं जिन्हें आप पहन सकते हैं। वजन बढ़ने के बाद ये कपड़े मुझे फिट नहीं आते। चूंकि हमारी लंबाई लगभग एक जैसी है, इसलिए ये आप पर ठीक आने चाहिए। देखता हूँ मुझे आपको मोजे भी देने चाहिए। कांगसो कपड़े लेकर बाथरूम में गए। वहां की चमक धमक देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, क्या ये बाथरूम है? इसके चारों ओर सब कुछ बहुत उज्जवल और चमकदार है। लेकिन कुआं कहाँ है? कुछ देर बाद वे गीले शरीर के साथ बाहर आए और आवाज दी, क्षमा करें गृहस्वामी। हायंग के पिता ने रसोई से जवाब दिया, जी माफ करना, लेकिन कुएं में पर्याप्त पानी नहीं है। पिता ने हैरान होकर पीछे देखा। क्षमा करें? कुआं? आप क्या कह रहे हैं? कॉन्गसो ने टॉयलेट की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से कहा, ये जो यहाँ कुआं है, मेरा शरीर धोने के लिए इसमें पानी बहुत कम है। हायंग के पिता ने माथे पर हाथ रख लिया और चिल्ला पड़े, हाय, यह कुआं नहीं है, वो टॉयलेट है। कॉन्गसो भ्रमित होकर बुदबुदाए, टॉयलेट? क्या आप लैबोरेटरी शौचालय कहना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल। बेशक, टॉयलेट का पानी भी नल का ही होता है, लेकिन क्या आप पहले नहाना चाहेंगे? इस लीवर को घुमाने से पानी निकलेगा। जैसे ही शॉवर चालू हुआ, कॉन्गसो उछल पड़े। यहाँ पानी छिड़कने वाला सांप कहाँ से आया? पिता ने जल्दी से शॉवर हेड पकड़ा और कहा, वो सांप नहीं है, वो शॉवर हेड है, जल्दी इसे पकड़िए। आखिरकार नवल धवल होकर जब कॉन्गसो बाहर आए तो उन्होंने चैन की सांस ली। चलो, आखिरकार ये खत्म हुआ। कितना ताजगी भरा है। धन्यवाद। हायंग के पिता ने संकोच के साथ पूछा, क्षमा कीजिएगा, अगर मैं अपनी सीमा लांघ रहा हूं तो माफ करना, लेकिन आप कहां से आए हैं? कॉन्गसो ने कुछ पल सोचा। मैं अपनी स्थिति कैसे समझाऊं? पिता ने अंदाजा लगाया। क्या क्या आप अपनी याददाश्त खो चुके हैं? कॉन्गसो ने सिर हिलाया। एक तरह से हाँ, मैंने अपनी सारी यादें नहीं खोई हैं, लेकिन मैं पहले जहां रहता था वहां से यहाँ कैसे पहुंचा, ये मुझे नहीं पता। हायंग के पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, ओ, तो इसीलिए आपने वैसे कपड़े पहने थे। ऐसा लगता है कि जिस गुफा से आप बाहर आए वो एक तोरण या गेट था। ये ऐसी जगहें हैं जो एक दिन अचानक प्रकट हो गई थी। आज भी हमें नहीं पता कि वे क्या हैं। उन्होंने आगे समझाया, ये जगहें दरवाजों की तरह हैं, जहां चीजें अचानक आती जाती रहती हैं। कभी कभी लोग गेट के खिंचाव में फंस जाते हैं, अपनी याददाश्त खो देते हैं और लौटने से पहले समाज से कट जाते हैं। इसीलिए जो लोग फंसकर वापस आते हैं, हम उन्हें विच्छिन्नतावादी डिसेक्टर्स कहते हैं। खैर, मैं बाद में विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले खाना ठंडा होने से पहले खा लिया जाए। कॉन्गसो ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, शुक्रिया। लेकिन मेज पर रखे काले रंग के खाने को देखकर वे ठिठक गए। कॉन्गसो ने हैरानी से पूछा, वैसे यह है आपने इसे कैसे बनाया है? रंग देखकर यह खाना सुरक्षित नहीं लग रहा। उस गहरे काले नूडल्स को देखकर कॉन्गसो को अपने बचपन के वे भयानक दिन याद आ गए। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, इस खाने को देखकर मुझे बचपन में दलदल में मिली वह जल ट्रेनिंग याद आ रही है। तब जीवित रहने के लिए मैंने काफी संघर्ष के बाद दलदल के खून और गंदगी से दूषित पानी को पिया था। नन्ही हायंग उनकी मनस्थिति समझ नहीं पाई और लाड़ से बोली, महाशय, आप खा क्यों नहीं रहे? क्या आपको ब्लैक बीन नूडल्स पसंद नहीं है? कॉन्गसो थोड़े असहज हुए। ब्लैक बीन नूडल्स? इसे खाते कैसे हैं? हायंग ने उसे सिखाते हुए कहा, इसके लिए आपको इसे अच्छी तरह मिलाना और बार बार घुमाना होता है। टाडा, अब खाइए। हायंग की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हायंग, तुम्हें कृपया खाइए कहना चाहिए। पहला निवाला मुंह में लेते ही कॉन्गसो की आंखें चमक उठी। ब्लैक बीन नूडल्स, भले ही ये देखने में थोड़ा अजीब है, पर इसका स्वाद वाकई लाजवाब है। ऐसा स्वाद जो मुझे और कहीं नहीं मिला। उन्हें मजे से खाता देख हायंग के पिता थोड़ा संकोच में बोले, मैं आपको कुछ और बेहतर खिलाना चाहता था। रात बहुत हो गई थी और मेरे पास ज्यादा सामान भी नहीं था। अगली बार हम आपको कुछ और अच्छा खिलाएंगे। कॉन्गसो इतने प्रभावित हुए कि बोले, नहीं, मैं अभी एक कटोरा और खाना चाहता हूँ। उनका उत्साह देखकर सब हंस पड़े। आह, ठीक है, आप जितना चाहें, मैं आपको उतना दूंगा। खाना खाने के बाद कॉन्गसो की नजर दरवाजे के पास लगे एक साइन बोर्ड पर गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, लेकिन सामने के दरवाजे पर पार्ट टाइम डिलीवरी कर्मचारी की आवश्यकता है लिखे इस साइन बोर्ड का क्या मतलब है? मालिक यूं सुनते ने ठंडी सांस भरते हुए कहा,
ओ, उसका मतलब है कि हम ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो हमारे लिए डिलीवरी कर सकें। हमारे कर्मचारी बेतुकी तनख्वाह मांग रहे थे, इसलिए हम इमरजेंसी में नए कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं। कॉन्गसो ने मन ही मन सोचा कि इस दुनिया में टिके रहने का ये सबसे अच्छा मौका है। डिलीवरी करने पर क्या रहने और खाने की व्यवस्था भी मिलेगी? जवाब मिला, हाँ, क्योंकि काम करने के इच्छुक लोगों की संख्या बहुत कम है। कॉन्गसो ने फैसला किया, अगर मैं यहाँ काम शुरू करता हूँ तो मैं सीख पाऊंगा कि इस दुनिया में कैसे रहना है। क्या मैं ये नौकरी ले सकता हूँ? सुनते साहब थोड़े हिचकिचाए। क्षमा करें, आप यह चाहते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आभारी होंगे, लेकिन चूंकि आप एक विच्छिन्नतावादी डिसेक्टर हैं, तो कानूनी प्रक्रियाएं। तभी हायंग की माँ आगे आईं। सुनिए, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हायंग को बचाया था। क्यों ना हम इनकी मदद करें? मैंने सुना है कि नागरिकों के लिए विच्छिन्नतावादियों का गारंटर, जमानतदार बनने का एक तरीका होता है। सुनते साहब ने एक पल सोचा और कहा, हूँ, सही कहा, वो तरीका तो था। ठीक है, मैं तुम्हारा गारंटर बनूंगा। कृतज्ञता से सिर झुकाते हुए कॉन्गसो ने कहा, बहुत धन्यवाद। इस डिलीवरी के काम में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बातों बातों में कॉन्गसो ने बताया, मेरा नाम कॉन्गसो है। मेरी उम्र 35 साल है। सुनते साहब चौंक गए। वाह, तुम भी मेरी उम्र के हो। मुझे लगा था तुम काफी छोटे होगे। मैं यूं सुनते हूँ। चूंकि हम उम्र हैं, तो क्यों ना हम दोस्तों की तरह बात करें। कॉन्गसो खुशी खुशी मान गए। सुनते साहब ने प्यार से कहा, महाशय, कॉन्गसो कैसा रहेगा? ये नाम मैंने इस उम्मीद में रखा है कि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। कांगसो कांगहान मिसो का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है मजबूत मुस्कान। हायंग खुशी से ताली बजाकर चिल्लाई, कितना सुंदर है, मजबूत मुस्कान। कांगसो कांगसो ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी नई पहचान स्वीकार की। ठीक है कांगसो, अब से यही मेरा नाम होगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह स्थान शुद्ध ऊर्जा से भरा है। यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी मैं अपनी पुरानी जगह पर कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये वाकई एक जादुई जगह है। तभी कमरे में अंधेरा देखकर वे थोड़ी उलझन में पड़ गए। क्या कुछ गलत है? उसी समय यू सांते कमरे में आए। कांगसो ने उन्हें देखते ही कहा, सुप्रभात सांते, तुम रोशनी बुझाकर क्या कर रहे हो? चूंकि यहाँ कोई मोमबत्ती नहीं थी, इसलिए मैं बस यहीं खड़ा था। सांते खिलखिलाकर हंस पड़े। ओ अच्छा, मुझे कॉन्गसो को ये भी बताना होगा कि लाइटें कैसे जलानी हैं। जब आप यहाँ का बटन दबाएंगे तो लाइटें जल उठेंगी। जैसे ही सांते ने स्विच दबाया, पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। कॉन्गसो दंग रह गए। ओह, यह तो अद्भुत है। तभी रसोई से सोयंग, हायंग की माँ बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, सुप्रभात कॉन्गसो सी। कॉन्गसो ने पूछा, सोयंग, क्या तुम इस समय खाना बनाना शुरू करती हो? सोयंग ने जवाब दिया, बात वो नहीं है, पर हमें अपने बिजनेस के लिए तैयार होना पड़ता है। करने को बहुत सारे काम हैं। कॉन्गसो ने मदद की पेशकश की। हे सांते, क्या मैं किसी तरह मदद कर सकता हूँ? सांते थोड़े झिझकते हुए बोले, तुम मदद करना चाहते हो, पर तुम थोड़ा और आराम कर सकते हो। डिलीवरी के काम के अलावा तुम्हें दूसरे कामों में लगाने के लिए मुझे खेद है। कॉन्गसो ने दृढ़ता से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरे प्रति जो दया दिखाई है, मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। सांते खुश होकर बोले, सच में? हूँ। तो क्या मैं आपसे सफाई करने के लिए कह सकता हूँ? यहाँ इस वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करने से काम आसान हो जाएगा। उन्होंने कॉन्गसो को मशीन समझाना शुरू किया। ये एक ऐसी मशीन है जिसका पावर बटन दबाने पर यह हवा खींचती है और धूल साफ करती है। आप इसे एक पोछे मॉप की तरह आगे धकेलते हुए ले जा सकते हैं। यह कठिन नहीं है ना? हे, हायंग भी अक्सर हमारी इस तरह मदद करती है। लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। मशीन चालू होते ही उसने कॉन्गसो के कपड़ों का एक हिस्सा अपनी ओर खींच लिया। सोयंग घबराकर चिल्लाई, ओ मेरे ईश्वर, क्या क्या आप ठीक हैं? कॉन्गसो ने किसी तरह खुद को संभाला और कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। सांते थोड़े शर्मिंदा हुए। उफ, हालांकि ये पुराना है, पर इसकी खींचने की शक्ति, सक्शन पावर अभी भी बहुत तेज है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम ये कर पाओगे? खैर, मुझे रसोई का काम जारी रखना है, तो मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। कॉन्गसो? सांते के जाने के बाद कॉन्गसो उस अजीब सी मशीन को एकटक देखते रहे। उन्हें लगा जैसे ये कोई छोटा दानव हो। उन्होंने ठंडी सांस भरी और बुदबुदाए, मुझे सफाई करनी है, लेकिन ये चीज देखने में बहुत खतरनाक लग रही है। उन्हें मन ही मन सोचा, क्या मुझे अपनी थोड़ी शक्ति का उपयोग करना चाहिए? उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग किया।
खत्म करने के बाद उन्होंने संतोष के साथ कहा, काम खत्म, अब अगला। तभी यूं सुनते कमरे में दाखिल हुए। चारों ओर की चमक और कॉन्गसो के इर्द गिर्द फैली उस अजीब सी ऊर्जा को महसूस कर वे हकलाने लगे। काका कॉन्गसो, कांगसो ने शांत स्वर में कहा। आह, सुनते, मैंने अपने तरीके से सफाई करने की कोशिश की है, तुम्हें क्या लगता है? सुनते विस्मय से चिल्ला उठे। क्या क्या तुमने अभी ये क्या किया? मुझे मत बताना कि ये तुम्हारी काबिलियत है। कांगसो ने सहज भाव से उत्तर दिया। वह, क्या तुम मेरे पानी पर नियंत्रण की बात कर रहे हो? हाँ, वही। ना, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनते उत्तेजना से कांप रहे थे। मुझे मत बताना कि तुम एक उच्च स्तर के अवेकनर, जागृत सत्ता थे। कांगसो ने हैरानी से पूछा, यह क्या होता है? सुनते समझाने लगे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 25 साल पहले गेट्स खुलने के बाद से ही इन कौशलों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे आमतौर पर ऑरा कहा जाता है, जो शक्तिशाली टेलीकाइनेसिस या विभिन्न मौलिक शक्तियों को प्रकट कर सकता है। उस ऑरा को नियंत्रित करने में आप कितने कुशल हैं, उसी के आधार पर आपको अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है। सुनते ने अपने पुराने अनुभव साझा किए। मैं एक समय द अवेकनर्स के लिए कुली का काम करता था, लेकिन कोई भी अवेकनर आपके जैसी कुशलता से ऑरा का संचालन नहीं कर सकता। कॉन्गसो, यहाँ काम करना तुम्हारी प्रतिभा की बर्बादी है। किसी गिल्ड में शामिल होकर हंटर, शिकारी के रूप में जीवन जीना कहीं ज्यादा आरामदायक होगा। लेकिन कॉन्गसो के जवाब में कोई लालच नहीं था। उन्होंने बेरुखी से कहा, तुम जिसे हंटर कहते हो, वो बनने की मेरी कोई योजना नहीं है। क्या? सुनते हैरान रह गए। यह इसलिए है क्योंकि तुम इस जगह के बारे में नहीं जानते। एक उच्च स्तर का अवेकनर किसी अभिजात, एलिट व्यक्ति से कम नहीं होता। कॉन्गसो ने अब जीवन के गहरे अनुभव से कहा, अगर बात वैसी ही है, तो मैं वैसा और भी नहीं बनना चाहता। सुनते, मैंने धन दौलत और सम्मान का भरपूर आनंद लिया है, लेकिन मुझे बहुत देर से समझ आया कि वो सब कितना क्षणभंगुर था। सुनते ने दबे स्वर में पूछा, क्या? तो मुझे मत बताना कॉन्गसो, क्या आपको अपनी याददाश्त वापस मिल गई है? कॉन्गसो ने एक लंबी सांस ली और खिड़की से आसमान की ओर देखा। नहीं, सच तो यह है कि मैं इस जगह से अलग एक दूसरी दुनिया में रहता था। लेकिन एक दिन जब मैं सोकर उठा, तो मैंने खुद को उस गेट के ठीक बीच में पाया, जिसका जिक्र तुमने किया था। उस जगह को छोड़ने के बाद मैं शुद्ध ऊर्जा की तलाश में इस इलाके में आया था, और इत्तेफाक से मैंने हायंग को बचा लिया, जो उस लोहे की गाड़ी, कार की चपेट में आने से बाल बाल बची थी। सुनते सब कुछ शांति से सुन रहे थे। कॉन्गसो ने ग्लानि भरे स्वर में आगे कहा, मैं समझ रहा हूँ। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था, मुझे खेद है। मुझे शुरू से ही तुम्हें सच बता देना चाहिए था। सुनते ने एक गहरी सांस ली और सहानुभूति के साथ कहा, तुम बहुत कुछ सह चुके हो कॉन्गसो। एक पूरी तरह से अनजान जगह पे खुद को पाना वाकई मुश्किल रहा होगा, है ना? कॉन्गसो ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? सुनते ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें अविश्वास करने जैसी क्या बात है? ऐसी स्थिति में तो मैं भी अपनी पहचान छुपाए रखता। वैसे सावधानी के लिए तुम्हारी पहचान एक विच्छिन्नतावादी, डिसेक्टर के रूप में ही बनी रहने देते हैं। और हाँ, एक अवेकनर के रूप में अपनी जांच कराने के बारे में एक बार फिर सोच लेना। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच से कहीं अलग और बेहतर हो सकती है ना? दूसरी ओर शहर के एक सरकारी विभाग में माहौल काफी तनावपूर्ण था। सपोर्ट यूनिट के सांग जिन्हों अपनी डेस्क पर बेहाल बैठे थे। तभी निरीक्षण यूनिट की किम मयोंग ही ने कमरे में कदम रखा और कड़क आवाज में कहा, हे सांग जिन्हों, क्या तुम फिर से रात भर जागे हुए थे? अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम सच में काम के बोझ से मर जाओगे। जिन्होंने थकान भरी आंखों से देखते हुए कहा, अरे छोड़ो भी, क्या तुम मुझे डांटने आई हो? मयोंग ही ने मेज पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम ऐसा क्या कर रहे थे कि तुम्हें रात भर जागना पड़ा? जिन्होंने हताशा में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है ये A012810 गेट केस से संबंधित है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी शुरुआत कहाँ से करूं। मयोंग ही ने एक फाइल जिन्हों की ओर बढ़ाते हुए कहा, उस बारे में। ये लो, तुम अभी भी उस जीरो लेवल अवेकनर की तलाश कर रहे हो ना? फाइल देखते ही जिन्हों की आंखें फटी रह गईं। केस नंबर A012810 पर नजर टिकते ही मयोंग ही ने गंभीर स्वर में कहा, चेयरमैन ने मुझे इस केस को बंद करने का निर्देश दिया है। किम मयोंग ही ने एक औपचारिक दस्तावेज जिन्हों की मेज पर रखा। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, चेयरमैन ने व्यक्तिगत रूप से ये दस्तावेज भेजा है। केस नंबर A012810
उन्होंने इसे तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। जिन्हों को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ, वे लगभग चिल्लाते हुए बोले, लेवल 0 अवेकनर को ट्रैक करना बंद कर दें? आखिर ऐसा क्यों होगा? मयोंग ही ने शांत भाव से उत्तर दिया, ये चेयरमैन का फैसला है। जिन्हों हताशा और उत्तेजना में कांपने लगे। आखिरकार हमारे देश में एक लेवल 0 जागृत सत्ता पाने का मौका आया था। अगर हम लगातार इसका पीछा करते रहें तो, मयोंग ही ने उन्हें टोकते हुए कहा, लेकिन अगर हम अंत में उसे पाने में असफल रहे तो? लेकिन यह एक बड़ा अवसर है, जिन्होंने दृढ़ता से कहा। अगर हम उस अवेकनर को सुरक्षित कर लेते हैं तो कोरिया मित्र राष्ट्रों के बीच बहुत तेजी से अपनी एक मजबूत स्थिति स्थापित कर सकता है। जिन्हों की आंखों में अटूट विश्वास देखकर मयोंग ही के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हें कौन रोक सकता है? ठीक है, मैं किसी तरह चेयरमैन को संभाल लूंगी, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके जांच शुरू करो। तभी मयोंग ही ने देखा कि जिन्हों बाहर जाने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने पूछा, क्या तुम बाहर जा रहे हो? दोपहर के खाने का क्या? जिन्होंने जवाब दिया, हाँ, मेरा एक काम पहले से तय है। मैं काफी समय बाद अपने छोटे भाई बहन के साथ दोपहर का खाना खा रहा हूँ। मयोंग ही मुस्कुराई, ओ, मेडिकल टीम के लीडर किम, अगर आपने अभी तक लंच नहीं किया है तो क्या आप आना चाहेंगी? मयोंग ही ने मना कर दिया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बस पास की दुकान से कुछ खरीद लूंगी। वैसे तुम लोग क्या खाओगे? जिन्होंने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, मुझे पक्का नहीं पता। मैंने तो बस इतना कहा था कि ये एक लोकप्रिय स्थानीय रेस्तरां है। मैंने अभी तक ये नहीं पूछा कि हम खाने कहाँ जा रहे हैं। इसमें किसी बेहतरीन जगह की बात हो तो मैं इसी जगह की सिफारिश करूंगा। टीम लीडर बेक यूनहो ने खुद इस जगह का सुझाव दिया था। क्या तुम्हें पता नहीं है? खाने के मामले में टीम लीडर बेक बहुत गंभीर रहते हैं। मियोंग जिन ने हंसते हुए जवाब दिया, ओ, मियोंग ही ने भी कहा था कि टीम लीडर बेक ने ही इसकी सिफारिश की थी। तब तो ये शायद वही जगह है जहाँ वे अक्सर आते हैं। जिन्होंने याद करते हुए कहा, रेस्तरां का नाम क्या था? हाँ, वसंत पैविलियन। मैं वाकई तुम्हारे साथ यहाँ आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, नूना। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ के ब्लैक बीन नूडल्स सचमुच एक बेमिसाल कलाकृति हैं। फिर वे अचानक ठिठके और पूछा, ओह, ये मत कहना कि तुम्हें ब्लैक बीन नूडल्स पसंद नहीं है नूना। मियोंग जिन ने प्यार से कहा, अरे बिल्कुल नहीं, इतने दिनों बाद तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा रही हूँ, ये नूना भला क्या पसंद नहीं करेगी? मुझे ब्लैक बीन नूडल्स बहुत पसंद हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हें कम से कम एक बार तो कुछ महंगा खिलाऊं। जिन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर की ओर धकेला, चलो जल्दी अंदर चलो, नूना को भूख लगी है। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सुनते साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। स्वागत है? 2 लोगों के लिए टेबल? यहाँ खाना खुद लेना होता है, मैं आपको आपकी सीट तक पहुंचा देता हूँ। मेज पर बैठने के बाद मियोंग जिन ने चारों ओर देखते हुए फुसफुसाकर कहा, क्या ये वाकई एक अच्छा रेस्तरां है? यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? जिन्होंने भरोसा दिलाया, अरे तुम क्या कह रही हो, मैं स्वाद की गारंटी दे सकता हूँ। कराए, ये लीजिए मेनू। क्या आपने तय कर लिया है? मियोंग जिन ने मेनू पर नजर डाली और कहा, मैं तो ब्लैक बीन नूडल्स ही खाऊंगी। जिन्होंने सिर हिलाया, तो मैं भी वही खाऊंगा। कॉन्गसो के जाने के बाद जिन्होंने आवाज दी, माफ करना बॉस। सुनते साहब मुस्कुराते हुए आए, जी बोलिए, क्या आप ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं? जिन्होंने कहा, एक स्वीट एंड सॉर पोर्क और 2 प्लेट ब्लैक बीन नूडल्स नूना के लिए। सुनते साहब खुश होकर बोले, ओह, मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ डम्पलिंग्स मुफ्त में दूंगा। हो, जिन्हों हंस पड़े और बोले, धन्यवाद। मियोंग जिन ने अपने भाई को देखते हुए कहा, तुम तो लोगों से घुलने मिलने में काफी माहिर हो गए हो, है ना? जिन्होंने गर्व से जवाब दिया, ये तो बस शुरुआत है नूना। उत्सुकता से पूछा, और तुम्हारा क्या हाल है नूना? उस रहस्यमयी ग्रेड ए कालकोठरी डंजन को लेकर हालात यकीनन काफी भागदौड़ वाले होंगे। मियोंग जिन ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, सच तो ये है कि ये मामला सिरदर्द बन गया है। क्यों? जिन्होंने सवाल किया। मियोंग जिन ने गंभीरता से समझाया, चूंकि इस घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, ऐसे में अगर हम वहां मौजूद लेवल 0 अवेकनर को सुरक्षित करने में नाकाम रहे तो संगठन की छवि और कितनी गहराई तक गिर जाएगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिन्होंने दबी आवाज में कहा, चेयरमैन ने तो केस बंद करने का आदेश दे दिया था। मियोंग जिन ने अपने भाई की ओर देखते हुए कहा, तुम मेरे सहकर्मी सपोर्ट डिवीजन के निदेशक सांग जिन्हों को जानते हो ना? वह व्यक्ति इस जागृत सत्ता अवेकनर को खोजने के लिए पूरी तरह समर्पित है। हालांकि चेयरमैन की ओर से ये सीधा आदेश था, फिर भी बीच में फंसना हमारे लिए बहुत कठिन हो गया है। उन्होंने आगे कहा,
अगर हम चेयरमैन की बात मानकर केस वापस ले लेते तो चीजें आसान हो जाती, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? जिन्हों और मैं दोनों जानबूझकर अपनी जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। ठीक उसी पल कॉन्गसो बिना कोई आवाज किए उनकी मेज के पास से गुजरे। अचानक मियोंग जिन की आवाज गले में ही अटक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ नूना, क्या बात है? मियोंग जिन ने कॉन्गसो के जाते हुए रास्ते की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, वो आदमी अभी जो यहाँ से गया, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से एक अविश्वसनीय ऑरा आभा निकल रही हो, है ना? मियोंग जिन अभी भी स्तब्ध बैठी थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, मुझे यकीन है कि कुछ देर पहले तक मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन उस आदमी से मुझे एक अलग ही तरह का एहसास हुआ। ऐसा लगता है जैसे मेरी ऑरा आभा महसूस करने की क्षमता ने उसे पहचान लिया है। पर एक पल में इतनी विशाल शक्ति छोड़ना, क्या इतनी जल्दी अपनी शक्ति को छिपाना संभव है? उनकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो आदमी कम से कम ए ग्रेड का है। नहीं, शायद वो उस लेवल 0 अवेकनर के बराबर हो सकता है जिसे संगठन ढूंढ रहा है। तभी कॉन्गसो शांत भाव से ट्रे लेकर उनकी मेज के पास आए। आपकी 2 प्लेट ब्लैक बीन नूडल्स, एक स्वीट एंड सॉर पोक और डम्पलिंग्स का ऑर्डर तैयार है। अपने भोजन का आनंद लें। कॉन्गसो की सामान्य आवाज सुनकर मियोंगजिन अपनी सोच से बाहर आईं। हाँ, धन्यवाद। जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सर्विस के लिए शुक्रिया, हम मजे से खाएंगे। वाह नूना, ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ना? मियोंगजिन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। हूँ? ओह, हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा दिख रहा है। जिन्हों उत्साह से बोले, चलो खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। मियोंगजिन ने खुद को तसल्ली दी। शायद भूख की वजह से मेरा मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था। हाँ, ये यकीनन मेरा वहम होगा। भला इस साधारण सी जगह पर लेवल 0 अवेकनर होने की कितनी संभावना है? लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, मियोंग जिनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, वे अचानक गंभीर होकर बोली, अरे किम मियोंग जिन, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जिन्हों घबरा गए। क्यों? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया नूना? मियोंग जिन उत्साह से चिल्लाई, आह, तुम मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लाए? आज से ये नूडल देवता हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। वे मजे से खाते हुए बड़बड़ाने लगी। मेरा अतीत का वो रूप जिसने ब्लैक बीन नूडल्स को कम आका था। चलो थोड़ा आत्मविश्लेषण करते हैं। ये तो बस बेहतरीन है। जिन्होंने राहत की सांस ली। आह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा नूना। आराम से खाओ। मियोंग जिन ने सोचा, ब्लैक बीन नूडल्स इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं, ये तो सोचा भी नहीं था। दूसरी ओर कॉन्गसो दूर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, तो यहाँ भी कोई ऐसा है जिसके पास गजब की ऊर्जा है। वे दोनों, उनका स्वभाव थोड़ा अलग है। दोनों में मास्टर बनने की काबिलियत है। क्या उन्हें ही अवेकनर कहा जाता है? कांगसो और अधिक सतर्क हो गए। मुझे सावधान रहना होगा, पता नहीं कब मेरी शक्ति पकड़ी जाए। अवेकनर्स, है ना? मुझे इस बारे में और गहराई से पता लगाना होगा। घर की सफाई के बाद आईने के सामने खड़े होकर कॉन्गसो ने सोचा, इस तरह मैं अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन यह पहले से कहीं ज्यादा साफ है। उन्हें एहसास हो रहा था कि इस नई दुनिया के जीवन में पूरी तरह ढलने में अभी समय लगेगा। हालांकि सुनते और सोयंग दंपत्ति उन्हें बहुत कुछ सिखा रहे थे, पर कभी कभी अजीब स्थितियां पैदा हो जाती थीं। कभी वे शौचालय को पानी का कुआं समझ बैठते तो कभी शावर के पाइप को संभालने में उनके पसीने छूट जाते। सुनते को चिल्लाना पड़ता, अरे वो कुआं नहीं है, टॉयलेट है, शावर का हैंडल पकड़ो जल्दी। कॉन्गसो ने खुद को समझाया, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी गति से धीरे धीरे सीख सकता हूँ। धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। पर मुझे उन अवेकनर्स के बारे में और पता लगाना चाहिए। तभी एक तेज गर्जना ने कॉन्गसो का ध्यान भटकाया। वह शोर कहाँ से आ रहा है? सुनते बाहर आए। ओह, कॉन्गसो, बिल्कुल सही समय पे आए। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। कॉन्गसो ने हैरानी से पूछा, सुनते, क्या वो आवाज उस चीज से आ रही है? सुनते ने गर्व से कहा, हाँ, बिल्कुल। इसे मोटरसाइकिल कहते हैं। डिलीवरी के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसे चलाने के लिए तैयारी चाहिए, इसलिए अभी तुम इसे नहीं चला सकते, पर जल्द ही सीख जाओगे, इसलिए अभी इसकी आदत डाल लेना अच्छा है। सुनते ने एक चीज बढ़ाते हुए कहा, ये लो। यह क्या है? कॉन्गसो ने पूछा। वह हेलमेट है। मोटरसाइकिल जितनी तेज है उतनी ही खतरनाक भी।
इसलिए सुरक्षा के लिए इसे पहनना जरूरी है। देखो इस तरह। हेलमेट पहनकर कॉन्गसो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ गए। उन्हें लगा, ये तो टट्टू छोटे घोड़े की सवारी जैसा लग रहा है। सुनते जोर से हंसे। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही है, पर ये घोड़े से कहीं ज्यादा तेज है, इसलिए ज्यादा हैरान मत होना। मैं शुरू कर रहा हूँ, कसकर पकड़े रहना। रास्ते में सुनते ने पूछा, कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें मोशन सिकनेस, चक्कर आना तो नहीं हो रहा? कॉन्गसो ने बड़ी सादगी से पूछा। सुनते, क्या सिर्फ इसे चलाकर ही डिलीवरी मैन के रूप में काम करना संभव है? सुनते थोड़े चिंतित हुए। हूँ? क्यों? क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर ऐसा है तो डिलीवरी का काम मुश्किल हो सकता है। पैदल चलकर पूरे इलाके को कवर करना नामुमकिन है। तंग रास्तों से जल्दी गुजरने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कॉन्गसो ने मन ही मन सोचा, इसका मतलब भोजन जल्दी पहुंचाना ही मुख्य काम है। लेकिन क्या ये मशीन बहुत धीमी नहीं है और इसका शोर भी बहुत ज्यादा है? अगर मैं अपनी ग्योंगोंग अलौकिक गति का इस्तेमाल करूं तो इससे कहीं ज्यादा तेज पहुंच सकता हूं। मंजिल पर पहुंचकर सुनते बोले, चलो यहाँ थोड़ी देर सुस्ताते हैं। इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हमारे कई नियमित ग्राहक रहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ अक्सर आना होगा। उन्होंने इशारा करते हुए समझाया। इस जगह का नाम ब्लू हाउस है। उस बिल्डिंग के पास लिखा नंबर दिख रहा है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। मंजिल के हिसाब से ये नंबर लिखे होते हैं, जिससे हर परिवार की पहचान होती है। इमारतों को देखते हुए कॉन्गसो थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, सुनते, तुमने ही तो कहा था कि ये एक खतरनाक जगह है जहाँ राक्षसी जानवर, डिमोनिक बीस्ट प्रकट होते हैं। तो फिर लोग ऐसी खतरनाक जगह पे क्यों रहते हैं? सुनते ने कुछ पल सोचा और फिर सिर खुजलाते हुए जवाब दिया, मेरा मतलब, ये खतरनाक तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंसान यहाँ रह ही नहीं सकते। उन्होंने विस्तार से समझाना शुरू किया। करीब 25 साल पहले जब राक्षसी जानवर पहली बार दिखाई दिए थे, तब वाकई ये धरती रहने लायक नहीं रह गई थी। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद लोगों को एक रास्ता मिल गया। उन्हें पता चला कि माना स्टोन की शक्ति का उपयोग करके सुरक्षा घेरे या अवरोधक बैरियर्स बनाए जा सकते हैं। इसी तकनीक की मदद से इंसान यहाँ रहने में सक्षम हो पाए। कॉन्गसो ने उत्सुकता से पूछा, माना स्टोन से तुम्हारा क्या मतलब है? सुनते ने हैरान होकर कहा, अरे, क्या मैंने इसका जिक्र पहले नहीं किया? ये रत्नों की तरह होते हैं जो राक्षसी जानवरों के मरने के बाद उनके शरीर से मिलते हैं। इनमें इतनी ऊर्जा होती है कि ये पत्थर अब शक्ति का वैकल्पिक स्रोत बन गए हैं। इसकी बदौलत हमने वैज्ञानिक तकनीक में भी बहुत तरक्की की है। अंत में सुनते ने चेतावनी देते हुए कहा, खैर, तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ गई हो, खतरे की संभावना अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, इसलिए हमेशा सावधान रहना। अरे, अब इन सब बातों को छोड़ो। कॉन्गसो, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी है? कॉन्गसो ने हैरानी से पूछा। उस चीज में से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वह क्या है? सुनते ने मुस्कुराते हुए एक कैन आगे बढ़ाया। हे, ये लो, इसे पीकर देखो। इसका स्वाद इतना लाजवाब होगा कि तुमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। कॉन्गसो थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, एक और ऐसा स्वाद जो मैंने पहले कभी नहीं चखा। हालांकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पर मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो पल याद आ रहा है जब मैंने पहली बार ब्लैक बीन नूडल्स खाए थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर एक घूंट भरा। अगले ही पल उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका स्वाद आखिर है कैसा? कॉन्गसो दंग रह गए। यह मिठास जो मेरे मुंह में झंझनाहट पैदा कर रही है और पेट तक को तरोताजा कर रही है। ये तो वैसा ही है जैसे कठिन तपस्या और साधना के वर्षों बाद अचानक मिला ज्ञान का वो क्षण जो बिजली की तरह कौंध जाता है। वे उत्तेजना में बोल पड़े, ये कैसा अद्भुत पेय है। नर्दन सी आइस पैलेस में मिलने वाले उस दुर्लभ गंगचुंगस्योक्यू के स्वाद के साथ भी इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तभी कैन से गैस निकलने की आवाज आई। सुनते ने हंसते हुए कहा, इसके अलावा अगर बदहजमी हो तो ये तुम्हारा पेट भी साफ कर देता है। कॉन्गसो को तो अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। यह पाचन में भी मदद करता है? कितना अविश्वसनीय है। विश्राम समाप्त करने के बाद सुनते खड़े हुए। चलो, अब हमने आराम कर लिया है तो क्या वापस चलें? कॉन्गसो ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। सुनते, क्या डिलीवरी करने के लिए तुम्हारा इस मशीन पर चढ़ना वाकई जरूरी है? सुनते ने चकित होकर पूछा। क्या बात है? कॉन्गसो ने सीधे शब्दों में कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो मोटरसाइकिल अनिवार्य है? सुनते ने सिर खुजलाते हुए समझाया, देखो, वैसे तो आने जाने के और भी तरीके हैं,
लेकिन डिलीवरी के काम के लिए मोटरसाइकिल से बेहतर कुछ भी नहीं है। कॉन्गसो ने शांत भाव से प्रस्ताव रखा। मैं पैदल चलकर ही डिलीवरी देने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? सुनते को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कॉन्गसो, अगर डिलीवरी में देरी हुई तो नूडल्स नरम हो जाएंगे और उनका स्वाद खराब हो जाएगा। इसके अलावा जितनी देर होगी ग्राहक उतने ही ज्यादा नाराज होंगे। कॉन्गसो ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, आप उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं उस मशीन से कहीं ज्यादा तेज हूँ। सुनते पहले तो हंसे। क्या ये वाकई मुमकिन है? हाँ। रुको। अचानक सुनते को कॉन्गसो की अद्भुत क्षमताओं का ख्याल आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह पूरी तरह असंभव भी नहीं है ना? मैंने जो कुछ देखा है, उसके आधार पर अगर कॉन्गसो वाकई किसी उच्च स्तर के अवेकनर से भी ऊपर है, तो कॉन्गसो ने सुनते की दुविधा ताड़ ली और बोले, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तो हम वापसी के रास्ते पर एक परीक्षा ले सकते हैं। सुनते ने चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है। कॉन्गसो, तुम्हें याद है ना कि रेस्तरा कहाँ है? कांगसो ने दृढ़ता से कहा। बिल्कुल, मुझे याद है। सुनते ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बस मुझे यकीन करना है। ठीक है, तुम दौड़ो और मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा। अगर तुम वाकई रेस्तरा में मुझसे पहले पहुंच गए, तो मैं तुम्हें बिना मोटरसाइकिल के डिलीवरी करने की इजाजत दे दूंगा। सुनते ने इंजन स्टार्ट किया और बोले, तो फिर क्या हम शुरू करें? आलसी दोपहर में मैंने जंगली फूलों का एक गुच्छा हाथ में लिया और उनकी ओर देखा। बड़े चाव से मुस्कुराते हुए मैंने कहा, महाशय, इसे देखिए, सुंदर है ना? उन्होंने गंभीरता से फूलों की ओर देखा और फिर नजरें फेर लीं। उदासीन स्वर में बोले, मुझे नहीं पता, चारों ओर बिखरे हुए इन जंगली फूलों में तुम्हें क्या सुंदरता नजर आती है? मैंने थोड़ा चिढ़कर मुंह बनाया। हूँ, छी, आप तो आनंद जैसी चीज क्या होती है, यही नहीं जानते महाशय। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़कर मेरी ओर देखा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। आनंद वो एहसास है जब आपके पास कुछ खास न होने पर भी आप खुशी से झूम उठते हैं और मुस्कुराते हैं। मैंने रुककर फिर कहा, एक दिन आपको भी इसका एहसास होगा, है ना? तब तक मैं अपनी खुशियां आपके साथ बांटती रहूंगी। समय बीतता गया। उस कठोर हृदय के व्यक्ति में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक दिन उन्होंने खुद स्वीकार किया, तुमसे मिलने के बाद मैं एक ऐसा इंसान बन गया हूँ जो रो और हंस सकता है। किसे पता था कि ऐसे उथल पुथल भरे जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आनंद होगा? लेकिन जीवन की नियति बड़ी विचित्र है। आज वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। उनकी उस प्राप्ति को देखकर आज मैं दुविधा में हूँ। मैंने मन ही मन सोचा, अब जब उन्हें अपनी खुशी मिल गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे जीवन में अपनी खुशी खुद ढूंढनी चाहिए? मैंने और गहराई से सोचा, रोने और हंसने के मामले में मुझे इतना ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है ना? जिस आवेग में मैं कभी बह जाया करती थी, आज वहाँ एक अजीब सी शांति है। क्या यही है वो सुखद जीवन? अचानक हृदय की गहराइयों में एक परम ज्योति का अनुभव हुआ। चारों ओर की दुनिया जादुई हो गई। विस्मय में मेरे मुंह से निकला, आह, क्या इसे ही अमृतत्व का आरोहण कहते हैं? सांसारिक मोह और भावनाओं से ऊपर उठकर यह जैसे एक परम ज्ञान की प्राप्ति थी। उन साधारण जंगली फूलों से शुरू हुआ यह सफर आज मुझे स्वर्ग के द्वार तक ले आया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद देवता बनना और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना, शायद यही जीवन की अंतिम सार्थकता है। जिन्होंने कभी अनगिनत जानें बचाई थी, उन्हें एक समय अग्नि सम्राट, द फ्लेम एम्परर के नाम से जाना जाता था। उनकी इस प्रसिद्धि का मुख्य कारण अदृश्य देह कौशल, इनविजिबल बॉडी टेक्निक नामक एक असाधारण अलौकिक क्षमता थी। इस तकनीक की विशेषता ये थी कि नाम के अनुरूप ही कांगसो की परछाई तक का कोई निशान नहीं मिलता था। वे इतनी खामोशी और फुर्ती से अपने लक्ष्य पर वार करते थे कि दुश्मन को पता चलने से पहले ही उसका दम घुट जाता था। ज्ञानोदय के एक नए स्तर पर पहुंचने के बाद कांगसो ने इस तकनीक के एक और उन्नत रूप का अभ्यास किया था, जिसका नाम था वॉइड इनविजिबल बॉडी तकनीक। वॉइड इनविजिबल बॉडी टेक्निक ये केवल अपनी मौजूदगी छिपाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि प्रकृति के साथ इस तरह घुल मिल जाना था कि कांगसो के अस्तित्व को महसूस करना भी नामुमकिन हो जाता था। इस अजेय युद्ध कला ने उन्हें मृत्यु के देवता से भी महान सत्ता, यानी मार्शल आर्ट्स का ईश्वर बना दिया था। मोटरसाइकिल की चुनौती पूरी कर रेस्तरां पहुंचे तो वे पूरी तरह थक चुके थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, उफ, सोच रहा हूँ, कांगसो अब कहाँ होगा?
इसे एक मैच समझकर मैंने अपनी गति सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ा दी थी, लेकिन रेस्तरां पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। कांगसो वहां शांत भाव से खड़े थे। ओह, तुम्हें देर हो गई, कांगसो ने धीमी आवाज में कहा। सुनते के पिता अंदर से बाहर आए और बोले, अंदर आओ सुनते। कांगसो तो 10 मिनट पहले ही पहुंच गया है। सुनते हक्के बक्के रह गए और चिल्लाए, 10 मिनट पहले? ये कैसे मुमकिन है? हार मानते हुए सुनते ने कहा, कांगसो, तुम सही थे। अब से तुम बिना मोटरसाइकिल के भी डिलीवरी कर सकते हो। और हाँ, तुम्हें वो अवेकनेस टेस्ट, जागृतिकर्ता परीक्षा अभी दे देनी चाहिए। मैं तुम्हारी ताकत का स्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। परीक्षा केंद्र पहुंचकर कांगसो ने देखा कि वहां लोगों की भारी भीड़ थी। गेट से प्रवेश करने से लेकर फॉर्म भरने तक सब कुछ उनके लिए काफी पेचीदा था। कांगसो के पास कोई पहचान पत्र या स्थायी पता न होने के कारण सुनते ने उनकी मदद की। हूँ, क्योंकि आपका नाम कांगसो है, इसलिए सरनेम के तौर पर कांग लिख दीजिए और हमारे रेस्तरां का पता डाल दीजिए। कागजी कार्रवाई की इस थका देने वाली प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ दिन और लग गए। सुनते ने सोचा, प्रक्रिया वाकई बहुत जटिल थी, लेकिन कांगसो हमारे शुभचिंतक हैं, उनके लिए इतना तो किया ही जा सकता है। फॉर्म जमा करने के बाद कांगसो ने उत्सुकता से पूछा, सुनते, इस अवेकनेस टेस्ट में मुझे असल में करना क्या होगा? सुनते ने परीक्षा की प्रक्रिया समझाते हुए कहा, आहा, सुन रहे हैं ना? जब आप परीक्षा देने जाएंगे, तो आपको आपकी मुट्ठी से थोड़े बड़े 2 मोती बीड्स दिए जाएंगे। उन दोनों मोतियों के बीच से बिजली की ऊर्जा प्रवाहित होगी। उन्होंने आगे विस्तार से बताया, आपके शरीर से जितनी ज्यादा ऊर्जा प्रवाहित होगी, आपकी श्रेणी, रैंक उतनी ही नीचे होगी। और आप उस ऊर्जा के प्रवाह को जितना ज्यादा रोक पाएंगे, आपकी श्रेणी उतनी ही उन्नत होगी। दूसरे शब्दों में, उच्च श्रेणी पाने का मतलब है कि आपके शरीर से बहुत कम ऊर्जा गुजर पाई है। कांगसो ने शांति से पूछा, क्या उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण होना अच्छा है? सुनते ने उत्साहित होकर जवाब दिया, बिल्कुल। आपकी जिंदगी तुरंत बदल जाएगी। कुछ उच्च श्रेणी के लोगों को तो राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है। खैर, अगर आपकी श्रेणी अच्छी रही, तो जीवन बहुत आरामदायक हो जाएगा। कांगसो ने मन ही मन सोचा, मैं समझ गया। कोई और होता तो शायद खुशी से नाचने लगता, पर कांगसो जानते थे कि धन और प्रसिद्धि उनके लिए अर्थहीन है। उन्होंने महसूस किया कि इंसानी इच्छाएं अनंत हैं और उन्हें कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया जा सकता। पहाड़ी गांव में उस लड़के के साथ बिताए अकेलेपन और इस शोर शराबे वाली दुनिया के अनुभवों ने उन्हें सिखाया था कि शांति ही सबसे ऊपर है। उन्होंने फैसला किया, मैं यहाँ अपने शांतिपूर्ण जीवन में बाधा नहीं आने दे सकता। फिलहाल मुझे अपने भीतर की शक्ति को बहुत सावधानी से नियंत्रित करना होगा। कांगसो ने पूछा, सुनते, परीक्षा का कमरा कहाँ है? सुनते ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, उफ, दूसरी मंजिल पर वो दरवाजा जो खुल रहा है। कांगसो बड़ी हैरानी से लिफ्ट और स्वचालित दरवाजों को देखने लगे। एक बक्सा जो खुद ब खुद चलता है, लिफ्ट, एक दरवाजा जो अपने आप खुल जाता है, और तो और वो बात भी करता है। उन्हें लगा, ये सब तो किसी भूतिया खेल जैसा है। सुनते ने कहा था कि परीक्षा दूसरी मंजिल पर होगी, इसलिए लिफ्ट से बाहर निकलते हुए कांगसो ने सोचा, शायद यही वो जगह है, मुझे यहीं उतर जाना चाहिए। लिफ्ट के बाहर एक व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, क्या आप मिस्टर कांगसो हैं? कांगसो ने थोड़ा हैरान होकर जवाब दिया, हूँ, हाँ, मैं ही हूँ। उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं पार्क सुएन हूँ, यूनिट 2 का टीम लीडर। आपके प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मुझ पर है। कांगसो ने भी अपना परिचय दिया। टीम लीडर सुएन ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है। सच कहूँ तो बहुत समय बाद किसी अलगाववादी आइसोलेटर से मिलना हुआ है। कांगसो उनकी बात से थोड़े भ्रमित हुए। सुएन ने समझाया कि 1 दशक पहले ऐसे कई मामले सामने आते थे, लेकिन अब दक्षिण कोरिया के नियंत्रण के बाद इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। उन्होंने आगे कहा, उत्तर नॉर्थ के लिए तब भी कोई उम्मीद नहीं थी और अब भी नहीं है। कांगसो ने मन ही मन सोचा, उत्तर से उनका क्या मतलब था? उनके लिए आधुनिक राजनीति के ये शब्द अभी भी नए और रहस्यमयी थे। पार्क सुएन उन्हें एक कमरे की ओर ले गए और बोले, सबसे पहले आपको ये अवेकनर टेस्ट देना होगा। आपके परिणामों के आधार पर ही तय किया जाएगा कि आपको किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही कांगसो ने देखा कि सामने 2 गोले रखे हुए हैं। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये वही मोती थे जिनके बारे में सुनते ने बताया था। निर्देश मिला, अपने दोनों हाथ इन गोलों पर रखें। परीक्षा के दौरान बिल्कुल भी हिलिएगा मत। जैसे ही कांगसो ने हाथ रखे, उन्हें महसूस हुआ कि एक अजीब सी ऊर्जा उनके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही है। उनकी बरसों की साधना से उपजी आंतरिक शक्ति, इंटरनल क्यूआई ने अपने आप उस बाहरी ऊर्जा को रोकना शुरू कर दिया। कांगसो ने सोचा,
सुनते के अनुसार मैं इस प्रवाह को जितना ज्यादा रोकूंगा, मेरी रैंक उतनी ही ऊपर होगी। लेकिन मुझे तो शांति से रहना है। अपनी असली पहचान और ताकत छिपाने के लिए कॉन्गसो ने जानबूझकर अपनी आंतरिक शक्ति को सिकोड़ लिया, ताकि वो बाहरी बिजली जैसी ऊर्जा आसानी से उनके शरीर से होकर गुजर सके। कुछ देर बाद टीम लीडर ने कहा, शाबाश, अब आप हाथ हटा सकते हैं। फिर उन्होंने स्क्रीन पर नतीजों को देखा और घोषणा की। कॉन्गसो का परीक्षा परिणाम आ गया है। उनकी क्लास है FF। पार्क सुएन और वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, अगर ये वाकई सिर्फ F क्लास है, तो फिर वो अजीब सा एहसास क्या था। अगर ये वाकई F क्लास है, तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है। F क्लास एक ऐसी श्रेणी है जो सामान्य इंसानों से बस थोड़ी सी बेहतर होती है। आमतौर पर शक्तिहीन सामान्य लोगों को G क्लास में रखा जाता है। पार्क सुएन ने कॉन्गसो की ओर देखा और उनके प्रति सहानुभूति महसूस की। उन्होंने सोचा, अलगाववादी आइसोलेटर्स आमतौर पर बहुत ऊंची उम्मीदें लेकर आते हैं। कॉन्गसो ने भी जरूर किसी बड़े रैंक की उम्मीद की होगी। F क्लास पाकर वो कितना निराश होगा, कोई नहीं जानता। दूसरी ओर कॉन्गसो के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह मन ही मन पछताते हुए सोच रहे थे, धत, मैंने एक गलती कर दी। मैं तो G क्लास पाने की कोशिश कर रहा था, जो सबसे निचली श्रेणी है। अगर मैंने अपनी आंतरिक शक्ति को थोड़ी और तेजी से नियंत्रित किया होता, तो शायद मुझे सबसे कम रैंक ही मिलता। कॉन्गसो को चुपचाप खड़ा देख पार्क सुएन घबराकर उन्हें सांत्वना देने लगे। कहा, कॉन्गसो साहब, दिल छोटा मत कीजिए। रैंक ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होती। मन पक्का रखिए। कॉन्गसो ने हैरान होकर सोचा, यह ट्रेनर बेवजह इतना उत्तेजित क्यों हो रहा है। इसी बीच कोरियन अवेकनर्स एसोसिएशन के भीतर एक अलग ही समीकरण काम कर रहा था। ये संस्था सपोर्ट डिपार्टमेंट 1 को केंद्र में रखकर काम करती है, जहां गोपनीयता बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। नियम यह है कि विभाग का नंबर जितना कम होगा, जैसे 1 या 2, उनके मिशन उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। सपोर्ट विभाग 2 के टीम लीडर पार्क सुएन को इस अलगाववादी की शिक्षा की जिम्मेदारी इसलिए दी गई थी, क्योंकि अतीत में देखा गया था कि कई अलगाववादी उच्च श्रेणी के अवेकनर बनकर सामने आते हैं। इसी कारण अपना मुख्य काम छोड़कर टीम लीडर खुद इस प्रशिक्षण की देखरेख कर रहे थे। तभी वहां सपोर्ट विभाग 1 के सदस्य बेक यूनहो पहुंचे। उन्होंने सुएन से कहा, क्यों भाई पार्क सुएन, क्या आज भी ओवरटाइम कर रहे हो? सुएन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मेरे सबसे अच्छे सहकर्मी यूनहो, सबसे व्यस्त विभाग 1 का सदस्य यहाँ किस खुशी में आया है। यूनहो ने बताया कि उन्होंने संयुक्त शिक्षा आदेश जॉइंट एजुकेशन ऑर्डर के बारे में सुना है, और वो काम के बाद रात को साथ में कुछ खाने का न्योता देने आए हैं। बातों बातों में उन्होंने पूछा, वैसे उस नए अलगाववादी की अवेकनर श्रेणी का आखिर क्या हुआ? सुएन ने निराश होकर स्क्रीन की ओर इशारा किया और बोले, खुद ही देख लो। काफी समय बाद कोई अलगाववादी आया, लेकिन रिजल्ट देखकर विभाग प्रमुख भी काफी निराश हुए हैं। सुएन ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, हाँ, दुर्भाग्य से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। यूनहो ने सिर हिलाते हुए कहा, कितने शर्म की बात है, क्योंकि वो एक अलगाववादी आइसोलेटर है, इसलिए इस कम रैंक की वजह से उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर वो किसी ऊंची श्रेणी का होता तो उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती। कुछ पल की खामोशी के बाद यूनहो ने बात बदलते हुए कहा, खैर, आज क्या तुम्हारी और भी ड्यूटी है? मुझे काफी भूख लगी है, तो आधी रात को स्पाइसी राइस केक्स के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनते ही सुएन भड़क गए। स्नैक्स? क्या, क्यों? दोस्त, क्या मैं यहाँ इतनी दूर सिर्फ कुछ मसालेदार राइस केक खाने के लिए आया हूँ? उन्होंने बड़े उत्साह के साथ अपना मेनू बताया। हमें चाहिए ब्लैक बीन नूडल्स और साथ में खट्टा मीठा पोक, स्वीट एंड सावर पोक। यूनहो ने मजाक में कहा, तुम एक नंबर के आवारा पंख हो। हमें बस पेट भरने लायक कुछ ठीक ठाक सा चाहिए। सुएन ने खांसते हुए फौरन टोका, क्या सिर्फ ठीक ठाका? खाने के शौकीनों, फूडीज का मजाक मत उड़ाओ। क्या तुम सिर्फ आज के लिए ही ढंग से जीना चाहते हो? अच्छे खाने के बिना जीवन का क्या मोल? खाने को लेकर ये छोटी शाम की क्लास के बाद कॉन्गसो अपनी थकान और नए अनुभवों के बारे में सोच रहे थे। 5:50 बज रहे हैं। क्या ये दिन का 7वां पीरियड है? मेरा शरीर आज सामान्य से कहीं ज्यादा थक गया है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एक ही दिन में बहुत सारी नई जानकारी सीख ली है। हालांकि इस थकान के बावजूद पिछले दिन के नाश्ते की याद ने उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कल दोपहर की क्लास के बाद का वो स्नैक टाइम, उफ, वो रोल केक तो लाजवाब था। ब्लैक बीन नूडल्स के बाद इस स्वाद ने मुझे वाकई हैरान कर दिया। मुझे तो लगता था कि मैंने दुनिया के हर तरह के लजीज पकवानों का स्वाद चख लिया है, पर ये नया स्वाद तो अद्भुत था।
अपनी थकान मिटाने के लिए कांगसो का मन हुआ कि वह अपनी पारंपरिक की चुआई श्वास क्रिया का अभ्यास करें। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को रोक लिया। नहीं, यहाँ ये अभ्यास करना बहुत जोखिम भरा होगा। अगर उन्हें जरा भी भनक लग गई कि मैं कोई मामूली एफ क्लास अवेकनर नहीं हूँ, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उन्होंने आगे सोचा, उस दिन मैं उस महिला के हाथों पकड़े जाने ही वाला था जो ब्लैक बीन नूडल्स खाने आई थी। ये एसोसिएशन एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े अवेकनर्स हर वक्त काम करते हैं। यहाँ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी समझ और इंद्रियां उस महिला से भी कहीं ज्यादा तेज हों। मुझे बहुत सावधान रहना होगा। कांगसो ने थोड़ी हैरानी से सोचा, पता नहीं ये लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं। खैर, जो भी हो, यहाँ सिखाए जाने वाले विषय मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा काम के हैं। एक तरफ नए जमाने के खाने के प्रति उनका लगाव और दूसरी तरफ अपनी शक्तियों को छिपाने की मजबूरी। कांगसो की ये नई जिंदगी दिन ब दिन और दिलचस्प होती जा रही है। क्या कांगसो अपनी शांति बनाए रख पाएंगे या कोई उन्हें अपनी असली शक्ति दिखाने पर मजबूर कर देगा? कल दोपहर की क्लास में जब प्रशिक्षक इतिहास के पन्नों को पलट रहे थे, तो पूरा कमरा एक गंभीर सन्नाटे में डूब गया था। वे बता रहे थे, चूंकि वो एस क्लास गेट अचानक विपरीत दिशा में मुड़ गया था, इसलिए उसमें से अनगिनत राक्षसी जीव बाहर निकल आए। उस भयानक हमले में आम नागरिक और अवेकनर्स भारी संख्या में हताहत हुए थे। इतिहास में उस भीषण युद्ध को महासंघर्ष, द ग्रेट कलिजन के नाम से जाना जाता है। भारी कठिनाइयों और बलिदानों के बाद मानव जाति उन राक्षसी जीवों को वश में करने में सफल तो रही, लेकिन नुकसान की भरपाई नामुमकिन थी। युद्ध का वह क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो गया और एक शापित जगह में बदल गया, जिसे आज मृत्यु भूमि, डेड जोन कहा जाता है। वो स्थान अब इतना खौफनाक है कि अपराधी भी वहां छिपने की हिम्मत नहीं करते। प्रशिक्षक की बातें सुनकर कांगसो अपनी यादों में खो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, मृत्यु भूमि। गेट से बाहर निकलते ही इस दुनिया में मेरी सबसे पहली मुलाकात इसी जगह से हुई थी। प्रशिक्षक ने आगे कहा, अगर 3 या फिर सिर्फ 2 और एस क्लास गेट खुल जाते, तो ये पूरा देश मौत के देश में तब्दील हो जाता। अवेकनर एसोसिएशन के लिए इसे संभालना नामुमकिन होता। अब तक मिली शिक्षा के आधार पर कांगसो इस आधुनिक समाज के बारे में एक गहरी समझ विकसित कर चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि वर्तमान कोरियाई राष्ट्र बाहर से भले ही संगठित दिखे, लेकिन असल में ये असंतुलित ब्लॉकों के ढेर जैसा है जो बहुत ही खतरनाक ढंग से एक दूसरे पर टिके हैं। स्थिति इतनी नाजुक है कि एक छोटा सा संकट भी इस मीनार को ताश के पत्तों की तरह ढहा सकता है। कांगसो ने खिड़की के बाहर देखते हुए सोचा, ऐसी नाजुक स्थिति में अगर मेरे जैसा कोई रहस्यमयी और पराक्रमी अस्तित्व सबके सामने आ गया तो क्या होगा? एक तरफ विनाश की आहट और दूसरी तरफ अपनी शक्तियों को छिपाए रखने का बोझ। अपनी शक्तियों की गहराई को भांपते हुए कांगसो ने मन ही मन सोचा, एक शांतिपूर्ण जीवन जीना शायद मेरे लिए असंभव होगा। ये एक स्वार्थी विचार हो सकता है, लेकिन अगर मैं वाकई सुकून से रहना चाहता हूँ, तो मैं किसी को भी अपनी असली पहचान नहीं जानने दे सकता। तभी उन्हें दरवाजे के दूसरी ओर एक ताजा ऊर्जा का अनुभव हुआ। उस ऊर्जा के स्वामी और कोई नहीं, बल्कि टीम लीडर पार्क सुएन थे। पार्क सुएन ने दस्तक दी और पूछा, मिस्टर कांगसो, क्या आप जाग रहे हैं? कांगसो ने खुद को संभालते हुए उत्तर दिया, हाँ, अंदर आ जाइए। सुएन ने अंदर आते ही कांगसो के चेहरे की ओर देखा और कहा, आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्यों पे आ की मात्रा? एनएसओ ने सहज भाव से कहा। अच्छा, ऐसा है क्या? कांगसो ने उनकी ओर एक कप कॉफी बढ़ाते हुए कहा, एक कप कॉफी पीजिए। पार्क सुएन हैरान रह गए और बोले, अरे वाह मिस्टर कांगसो, ये तो कमाल है। आपने कॉफी बनाना कल ही सीखा था और मात्र एक दिन बाद ही आप इतनी सहजता से कॉफी बना रहे हैं। कांगसो ने विनम्रता से जवाब दिया, ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया है टीम लीडर। ये लीजिए, इस कॉफी को पीने से आपकी सारी थकान मिट जाएगी। सुएन ने कॉफी का घूंट भरा और उछल पड़े। वाह, मैं इसे बड़े चाव से पीऊंगा। ओहो, ये क्या है? इसे पीते ही ऐसा लगा जैसे मेरी नींद उड़ गई और पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया। कांगसो मन ही मन मुस्कुराए। टीम लीडर कल की क्लास को लेकर बहुत उत्साहित थे, इसलिए उनकी मेहनत के बदले में कांगसो ने चुपके से उस कॉफी में अपनी आंतरिक शक्ति क्यूआई का थोड़ा सा अंश डाल दिया था। सुएन ने तरोताजा महसूस करते हुए पूछा, टीम लीडर, आज के प्रशिक्षण का क्या शेड्यूल है? सुएन ने अपनी लिस्ट देखी और कहा, आज सुबह हम कैफेटेरिया के अनुभव से शुरुआत करेंगे। और उसके बाद? कैफेटेरिया का नाम सुनते ही कांगसो की आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा, कैफेटेरिया, मैं वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। टीम लीडर पार्क सुएन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने आज सुबह के नाश्ते के मेनू पर विशेष ध्यान देने को कहा था। तो क्या अब हम कैफेटेरिया चलें?
कॉन्गसो ने उत्साहित होकर उत्तर दिया, जी हाँ, चलिए। कैफेटेरिया पहुंचकर कॉन्गसो ने देखा कि वहां काफी भीड़ थी। उन्होंने टिप्पणी की, सुबह सुबह ही यहाँ काफी भीड़ रहती है ना? ये तो किसी युद्ध क्षेत्र की कैंटीन जैसा लग रहा है। सुएन ठहाका मारकर हंसे, हा, कार्य क्षेत्र भी तो एक युद्ध क्षेत्र ही है, इसलिए आपकी उपमा बहुत सटीक है। लेकिन ये कोई असली युद्ध क्षेत्र नहीं है, इसलिए आप अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना खा सकते हैं। आप अपनी ट्रे में इस तरह जितना चाहें उतना खाना ले सकते हैं। कॉन्गसो ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तो क्या बाद में आने वाले लोगों के लिए खाना कम नहीं पड़ जाएगा? सुएन प्रभावित होकर बोले, मिस्टर कॉन्गसो, आप वाकई बहुत परोपकारी व्यक्ति हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अगर खाना खत्म हो जाता है तो कैफेटेरिया के कर्मचारी और खाना तैयार कर देंगे। और खाना? कांगसो हैरान रह गए। ये तो अद्भुत है। सुएन ने समझाया, ये सब इसलिए संभव है क्योंकि हम पुनर्प्राप्ति रिकवरी के बाद प्रचुरता के युग में जी रहे हैं। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। कांगसो ने ध्यान से देखते हुए कहा, जी हाँ, आपूर्ति की ये प्रचुरता वास्तव में आश्चर्यजनक है। लेकिन मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात कुछ और ही है। वह क्या है? सुएन ने उत्सुकता से पूछा। कांगसो ने गंभीरता से कहा, सबसे आश्चर्यजनक बात है वितरण प्रक्रिया की गति और खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने की बेहतरीन क्षमता। सुएन ने मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति एक अलगाववादी आइसोलेटर होने के बावजूद सिर्फ इतनी सी जानकारी से इतनी गहराई तक सोच लेता है। फिर उन्होंने जोर से कहा, ये सब वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है। उन्हीं की बदौलत हम रोज अलग अलग तरह का खाना खा पाते हैं। हम जैसे ऑफिस कर्मचारियों के लिए ये खाने का समय ही सबसे सुकून भरा होता है। कांगसो ने सहमति जताई, बिल्कुल, खाने का समय निस्संदेह सबसे सुखद होता है। हालांकि मैं हल्का भोजन ही पसंद करता हूँ, जिससे बस पेट ठीक से भर जाए। खाना खत्म होने के बाद सुएन ने पूछा, तो क्या आपको खाना पसंद आया? कांगसो ने तृप्ति के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, भोजन वास्तव में बहुत संतोषजनक था। क्या आधुनिक दुनिया की ये। खाना खत्म करने के बाद टीम लीडर पाक सुएन ने चैन की सांस ली और बोले, चलो ये तो राहत की बात है। आज के सामान्य दौरे और बुनियादी जानकारियों के बाद हम आज का पाठ यहीं समाप्त करेंगे। कांगसो ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, हम मेरी उम्मीद से काफी पहले रुक रहे हैं, क्या ये सही है? पार्क सुएन ने कांगसो की चतुराई को भांपते हुए मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति वाकई बहुत तेज बुद्धि का है। उन्होंने मुस्कुराते हुए सफाई दी, असल में मुख्य नियमों के अनुसार आज शाम हमारी युद्ध कौशल प्रशिक्षण कॉम्बैट स्ट्रैटेजी ट्रेनिंग की क्लास होनी थी, लेकिन चूंकि आप एक एफ क्लास के छात्र हैं, इसलिए हमने उस क्लास को रद्द करने का फैसला किया है। कांगसो ने शांति से सोचा, एफ क्लास होने के भी अपने फायदे हैं, है ना? कम से कम फालतू की मेहनत तो बची। लेकिन दूसरी ओर पाक सुएन का विवेक उन्हें कचोट रहा था। उन्होंने मन ही मन शर्मिंदगी महसूस की। धत, अपने रुके हुए काम के बोझ की वजह से मैं ट्रेनिंग का एक हिस्सा काट रहा हूँ। ये सोचकर भी अजीब लग रहा है कि मैं इस भोले भाले अलगाववादी आइसोलेटर की सरलता का फायदा अपने निजी स्वार्थ के लिए उठा रहा हूँ। खुद को संभालते हुए वे कांगसो को एक बड़े हॉल के पास ले गए और बोले, ठीक है, तो ये हमारा मुख्य प्रशिक्षण कक्ष ट्रेनिंग रूम है। जब तक आपके पास अवेकनर लाइसेंस है, कोई भी यहाँ आकर अभ्यास कर सकता है, चाहे उसकी रैंक या क्लास कोई भी हो। टीम लीडर पार्क सुएन ने स्पष्ट करते हुए कहा, कोई भी अवेकनर इस प्रशिक्षण केंद्र की सुविधाओं का उपयोग कर सकता है, बशर्ते आप ऐसे अपराधी न हो जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता हो। कांगसो ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया। सुएन ने फिर से उन्हें आमंत्रित किया, जी हाँ, अगर आप इस जगह का उपयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कांगसो ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, आह, मैं ठीक हूँ। वैसे क्या इसके इस्तेमाल के लिए कोई फीस भी देनी पड़ती है? सुएन मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं इसके इस्तेमाल के बारे में कुछ बातें समझा सकता हूँ। कांगसो ने मन ही मन सोचा कि ये मामूली मशीनें उनके किसी काम की नहीं हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कहने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेनिंग सेंटर मेरे किसी काम आएगा। सुएन थोड़े जिज्ञासु हुए और पूछा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं जान सकता हूँ कि भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? कांगसो कुछ जवाब देते, इससे पहले ही पीछे से आवाज आई, ओ कांगसो, इधर इधर। कांगसो के दोस्त सांते ने करीब आकर कहा, शुक्रिया कि तुम मेरी बात मान गए। तो तुम्हारी क्लास कौन सी निकली? कांगसो ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, वो क्लास एफ ऑफ एफ। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, क्लास एफ
क्या तुम आम लोगों वाली क्लास जी नहीं पाना चाहते थे? कॉन्गसो ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, असल में मैं सही समय पर अपनी आंतरिक शक्ति इंटरनल क्यूआई को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाया, इसलिए मुझे मेरी उम्मीद से थोड़ी ऊंची रैंक मिल गई। दोस्त ठहाका मारकर हंसा, अरे ये तो अच्छी बात है। तुम जैसा बंदा अगर बिल्कुल आम इंसान जी क्लास निकलता तो वो और भी ज्यादा शक पैदा करने वाला होता है ना? कॉन्गसो ने थोड़े असहज होकर पूछा, क्या मैं वाकई इतना संदेहास्पद हूँ? दोस्त ने मजाक में कहा, देखा जाए तो हाँ, कई मायनों में। फिर दोस्त ने पार्क सुएन की तरफ मुड़कर पूछा, क्या टेस्ट के दौरान कुछ और भी असामान्य लगा था? सुएन ने कुछ पल सोचा और जवाब दिया, जी वैसा तो कुछ खास नहीं, बस इतना कि उनके सीखने की गति बहुत ही तेज थी। क्या कॉन्गसो एक साधारण व्यक्ति बनकर रहने में सफल होंगे? टीम लीडर पार्क सुएन ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, बस इतना ही था। कॉन्गसो के दोस्त ने फिर से कुरेदते हुए पूछा, इसके अलावा क्या कुछ और असामान्य नजर आया था? सुएन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ, मतलब वैसा तो कुछ खास नहीं, बस इतना कि उनके सीखने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। अगर और भी स्पष्ट रूप से कहूँ तो वह किसी भी स्थिति को तुरंत भांप लेते हैं और ये बखूबी समझते हैं कि सीखी हुई चीजों को लागू कैसे करना है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ बहुत तेजी से आत्मसात कर रहे हों। दोस्त ने हैरान होकर पूछा, सच में? सुएन ने आगे बताया, ऐसा लगता है कि एनफोर्समेंट यूनिट 1 के लोग उन्हें कुछ ज्यादा ही खास नजर से देख रहे हैं। उनका कहना था कि कॉन्गसो की चाल ढाल और शारीरिक संतुलन बैलेंस बहुत ही असामान्य था। उन्होंने तो यहाँ तक पूछ लिया था कि कहीं क्लास टेस्टर मशीन खराब तो नहीं हो गई थी, लेकिन विभाग प्रमुख ने खुद मशीन की जांच की और उसमें कोई खराबी नहीं मिली। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि वो एक F क्लास ही हैं। दोस्त ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, हूँ, तो भले ही उनमें कौशल बढ़ाने की क्षमता हो, पर वो इस मामूली रैंक से बाहर नहीं निकल पाएंगे। शायद बहुत समय बाद किसी अलगाववादी आइसोलेटर के मिलने से हर कोई कुछ ज्यादा ही संवेदनशील और उत्साहित हो गया है। सच कहूँ तो मुझे भी उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, पर क्या किया जाए? अफसोस। फिर उसने पूछा, वैसे भविष्य के लिए उसकी क्या योजना है? सुएन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, उसका कहना है कि वह अपने दोस्त के रेस्तरां में हाथ बटाने जा रहा है, जहां दुनिया। विदाई के समय टीम लीडर ने भरोसा देते हुए कहा, भविष्य में इस बारे में आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्गसो ने आभार जताते हुए कहा, जी हाँ, धन्यवाद। अपनी खरीदारी के बारे में कॉन्गसो ने मन ही मन सोचा, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने ये सब आइसोलेटर सब्सिडी सरकारी मदद के पैसों से खरीदा है। तभी ह्योंग की माँ ने पूछा, क्या आपको कुछ और चाहिए? कॉन्गसो चाचा, क्या आप कुछ और करना चाहते हैं? कॉन्गसो ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बाल कटवा लूं या नहीं। अब तक मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ ज्यादातर पुरुष छोटे बाल रखते हैं, इसलिए मैं खुद को थोड़ा अलग और अजीब महसूस कर रहा हूँ। यह सुनते ही ह्योंग की माँ उत्साह से भर गईं। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार विचार है। आप पर किस तरह का हेयर स्टाइल जचेगा? डैंडी कट या साइड पार्ट? मुझे लगता है कि छोटे बालों में आप कमाल के दिखेंगे। आपको क्या लगता है? कॉन्गसो थोड़े झिझकते हुए बोले, हाँ, सही। माँ ने चहकते हुए कहा, कॉन्गसो पर तो कुछ भी जचेगा। ओह, मुझे अभी सामान तैयार करने जाना है। ह्योंग के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। ह्योंग की माँ जब इस तरह उत्साहित हो जाती है तो उसे झेलना बड़ा थका देने वाला होता है। कॉन्गसो, मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। अंत में ह्योंग की माँ ने आग्रह किया। अच्छा, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। क्या आप सीधे मेरे सैलून में आ रहे हैं?